हेलो दोस्तों, नमस्कार। संबल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज भूगर्भ शास्त्र का टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे। और भूगर्भ शास्त्र में आपको मास्टर नहीं बनना है, एक सामान्य सी समझ को डेवलप करना है और उस सामान्य समझ से ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्योंकि पीएससी का सिलेबस है, तो पीएससी के सिलेबस में ऐसा कोई भी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, दो थ्योरी हो, सिद्धांत हो, एक नॉर्मल वे में अपने को पढ़ना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। और हम लोग जिस प्रकार से पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको प्रॉमिस रहेगा कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो भूगर्भ शास्त्र के बारे में हम लोग समझते हैं। ये पेपर 3 का जो 10 नंबर यूनिट है, साइंस की यूनिट है, उसमें इसको जोड़ा गया है। और इसका जोड़ने का पर्पज़ भी यही रहा है कि ये एक साइंस की तरीके से सब्जेक्ट है और उसको इसी प्रकार से पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो इसको ज्योग्राफी के टॉपिक में हम लोग जोड़ सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं जोड़ने का सिर्फ यही रीज़न था कि ये एक साइंस है और इसको साइंस के तरीके से पढ़ा जाए, इसलिए ये 10 यूनिट अलग से ज्योग्राफी की जोड़ दी गई है। तो ठीक है, आइए हम लोग भूगर्भ शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, भूगर्भ शास्त्र का मतलब आप सामान्य सी भाषा में समझे तो भू मतलब कि पृथ्वी, और गर्भ मतलब कि आंतरिक संरचना, आंतरिक भाग, और शास्त्र मतलब अध्ययन करना। तो इसमें हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम लोग उसके विभिन्न स्वरूप, पहलुओं का अध्ययन करना ही हमारा भूगर्भ शास्त्र कहलाएगा। जिसकी सामान्य से एक परिभाषा हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सभी पहलुओं का अध्ययन ही हमारा भूगर्भ शास्त्र है। भूगर्भ शास्त्र जो शब्द है, इस सबसे पहले डी बरी नाम के भूगर्भ शास्त्री थे। डी बरी नाम के जो भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने ही सबसे पहले भूगर्भ शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी के जो अंदर भागों का अध्ययन करेंगे उसे हम भूगर्भ शास्त्र कहेंगे, और उसी के ही आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन हम लोग इसी भूगर्भ शास्त्र के अगले टॉपिक में क्रमबद्ध रूप से करेंगे। फिर इसमें एक और परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, वो भूगर्भ शास्त्री हैं गोटजिंगर और जॉर्डन महोदय। गोटजिंगर और जॉर्डन महोदय एक भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने परिभाषित किया कि भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा है, भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी ग्रह के सभी पहलुओं जैसे इतिहास, निर्माण संरचना, निर्माण संयोजन और इसके आंतरिक संरचना के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन करना ही भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। एक बार फिर देख लीजिए कि भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी ग्रह के सभी पहलुओं, निर्माण संयोजन, आंतरिक संरचना और इसके विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका हम लोग ने परिभाषा देख ली, एक सामान्य सी परिभाषा देख ली। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के सभी भागों के सभी पहलुओं का अध्ययन ही क्या होगा? भूगर्भ शास्त्र कहलाएगा। शब्द डी बरी नामक जो भूगर्भ शास्त्र उन्होंने प्रयोग किया। एक आपको अगर परिभाषा क्वेश्चन आता है कि भूगर्भ शास्त्र क्या है, तो आप डायरेक्ट बता दीजिए कि यह गोटजिंगर की परिभाषा को आप यहाँ लिख सकते हैं, जॉर्डन और गोटजिंगर के, तो आपको एक भूगर्भ शास्त्री के नाम भी याद हो जाएगा और आपको परिभाषा भी हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसका महत्व देखते हैं कि किस प्रकार से भूगर्भ शास्त्र को शामिल करने का सिलेबस में क्या मतलब रहा है और इसका महत्व हमारे जीवन में है, इसलिए इसको सिलेबस में शामिल किया गया। तो क्या महत्व इसके हो सकते हैं? तो सामान्य सी बात एक समझ सकते हैं आप कि मानव का जो निवास है वो पृथ्वी के सतह पर है। तो जब तक हमें आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे, उसके आंतरिक संरचनाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम ऊपरी भाग के बारे में नहीं बता सकते हैं।
तो आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या उसका महत्व है, और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए पीएससी के सिलेबस में इसको जोड़ा गया है। वैसे ही यूपीएससी में है सिलेबस की लाइनें, लेकिन पीएससी में जोड़ने का इस बार नया तरीका रहा है इसका। तो आइए हम लोग इसके महत्व को थोड़ा देखते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग इसका महत्व देखते हैं। पहला महत्व हम लोग इसमें देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में। किसके? प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में। प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में हम लोग किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले खनिज। तो प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में हमें जानकारी भूगर्भ शास्त्र के द्वारा कैसे मिलती है? सबसे पहले भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले खनिज ही मानव के लिए सुलभ होते हैं, जिनका हम अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब भू प्रॉपर्टी के आंतरिक परतों का हम अध्ययन करते हैं, आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि किन चट्टानों में खनिज की उपलब्धता जैसे आप जानते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें किसके लिए? धातु खनिज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिस प्रकार से हम लोग, जैसे कुडप्पा हो गई आपकी, जिसमें मध्य प्रदेश में क्या मिलता है? हीरा का उत्पादन करते हैं हम लोग, निकालते हैं। तो इन अलग अलग चट्टानों के बारे में हमें जब ज्ञान प्राप्त होगा, तो इससे, इन्हीं के अध्ययन से हमें भू प्रॉपर्टी के खनिजों के बारे में प्राप्त होगा, जिसकी सहायता कौन कर रहा है? भूगर्भ शास्त्र। इस भूगर्भ शास्त्र के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। साथ ही इसमें देखिए हम लोग फिर इसके धातु को खनन किन चट्टानों, जैसे देखिए आप जानते हैं आर्कियन युग की जो चट्टानें होती हैं उनमें खनिज संपन्नता तो होती है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उनमें खनिज निकालना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो इतनी मजबूत कठोर चट्टानें होती हैं, मजबूत होती हैं, उनसे खनिज निकालना हमारे लिए संभव नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जब धारवाड़ से हम देखते हैं तो इसमें धातु जो खनिज होते हैं उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग का टॉपिक इसमें है प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में। तो जब भी आपसे महत्व पूछा जाएगा तो पहला प्राकृतिक संसाधन को ही आपको लिखना है। अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में भूगर्भ शास्त्र का महत्व बताइए, तो 50 वर्ड में आपको इसको अलग अलग तोड़ के लिख देना है। तो एक डिफिनेशन और थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस बताना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग इस पर। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इसको बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आप इसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन हम लोग इससे कर सकते हैं कि जब हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, जब हम भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो उससे पृथ्वी के
आकस्मिक संचलन, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी, इन क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, जिससे हमें यह अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि किन क्षेत्रों में मानव आवास का विकास नहीं किया जाना चाहिए, नगरीकरण का विकास नहीं किया जाना चाहिए। और अगर ये जानकारी हमें प्राप्त होगी तो हम ध्यान रखें कि भूकंप के जो 5 जोन है और जो 4 जोन है, इन क्षेत्रों में मानव आवास को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। साथ ही इससे क्या होगा कि आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा होगी। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि भूकंप जोन 5 और 4 जैसे हैं, तिनके बारे में तो हम लोग भूकंप जोन देख लेते हैं। भारत में 4 भूकंप जोन बनाए गए हैं। पहले 5 थे, 1986 से हमारे 5 जोन थे, लेकिन 2001 में बोल सकते हैं, इनको हम लोग 4 जोनों में बांट दिया है। एक और जो 2 जोन थे, है ना, इन जोन को हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिए। तो आप समझ गए होंगे कि 1986 से हमारे 5 जोन थे, लेकिन 2001 के बाद हमने क्या किया है, 4 जोन इसका बना दिए हैं। तो आप जोन को समझ सकते हैं, क्योंकि भूकंप का ये जो तीव्रता होती है और जो उसके प्रभाव होते हैं, उसको आकलन के लिए जोन बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, भूकंप का थोड़ा पूर्वानुमान हम लगा पाएंगे। फिर इसी में अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, बाढ़ का हम पूर्वानुमान यहाँ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं। और फिर सूखे के प्रभावित क्षेत्र है, तो इनका हम क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे हम आंतरिक संरचना के बारे में जब अध्ययन होगा तो हमें पता चलेगा कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है। तो इससे क्या होगा कि हमें ये अनुभव हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन करना है। तो आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अलग अलग टॉपिक देखते हैं। अगला महत्व क्या होगा इसमें, अगला महत्व जल प्रबंधन के क्षेत्र में देखते हैं, है ना। क्या, जल बंधन, जल प्रबंधन में देखते हैं कि भूगर्भ शास्त्र का किस प्रकार से महत्व है। देखिए, जल प्रबंधन में कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं कि जो धरातल की स्थलाकृतियाँ हैं, जो बनावट है, वो अलग अलग प्रकार के चट्टानों से हैं। उन चट्टानों के द्वारा हमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस चट्टानों के द्वारा जल का आंतरिक परतों में स्पंदन होगा और किन चट्टानों से स्पंदन नहीं होगा। अगर हमें उन चट्टानों के बारे में अध्ययन कर ले, उन चट्टानों के बारे में पता चल जाए, तो हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे अवसादी चट्टानों में जल का निस्यंदन अधिक होता है। तो जो मैदानी क्षेत्र होगा वहाँ भूमिगत जल अधिक पाया जाएगा। तो क्या हम लोगों ने समझा, जल प्रबंधन में अवसादी चट्टानें जहाँ मिलेंगे वहाँ जल निस्पंदन का दर अधिक होगा, तो वहाँ भूमिगत जल का प्रभाव अधिक होगा। साथ ही हम जो बांध बनाएंगे, डैम बनाएंगे, तो उसकी हम स्थलाकृतियाँ समझ सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र में तो हम बांध और नहीं बना रहे हैं जहाँ पर्यावरण परिस्थिति हमारी प्रभावित हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमें जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्व इसका बढ़ेगा। और अगर इसका हमें जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो हम आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। साथ ही जिन क्षेत्रों में जल प्रबंधन करना चाहिए उन क्षेत्रों से दूर कहीं जाके हम जल प्रबंधन करेंगे, क्योंकि वर्षा का हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो इससे हमें क्या कर सकते हैं, जल का प्रबंधन कर सकते हैं। और जल प्रबंधन का टॉपिक हम लोग अलग से कहाँ पढ़ेंगे, जो हमारा जल प्रबंधन का टॉपिक अलग से मेंस में दिया गया है। तो ये जो कंसेप्ट होगा वो आपका वहाँ और भी
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला महत्व हम लोग इसका देखते हैं। समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसमें। ठीक है, ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में इसका महत्व देखते हैं हम लोग कि ऊर्जा संसाधनों के महत्व कैसे कर है। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में इसका महत्व हम लोग कैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इनकी खोज, ऊर्जा संसाधन जो होते हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा खोज कर सकते हैं कि किन क्षेत्रों में हमारे ऊर्जा के संसाधन पाए जा रहे हैं। साथ उसका हम खनन कर सकते हैं कि ऊर्जा के संसाधन जो पाए जा रहे हैं उनका खनन कर सकते हैं। इसमें ऊर्जा संसाधन में क्या हो सकता है आपका, कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो सकती है, गैस हो सकती है। साथ ही जो अभी नया एक ट्रेंड चल रहा है इसको हम लोग देख सकते हैं, सीबियम, कोल बेडेड मैथेन। इनके बारे में हमें क्या होगा ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में। साथ ही जो नवीनीकृत हैं इनके बारे में हमें, नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। जैसे हमें भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। कैसे? क्योंकि पृथ्वी की जब आंतरिक संरचनाओं के बारे में हमें अध्ययन प्राप्त होगा तो उस आंतरिक संरचनाओं में किन क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा आप जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतों से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसे भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप मणिकर्ण समझते हैं, उत्तराखंड में आप जानते होंगे इसका एग्जाम्पल है कि इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ ऊर्जा हम निकाल सकते हैं कैसी, नवीनीकृत। तो इसका जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में। जब हम भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो हम लोग ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में क्या देखा कि ऊर्जा संसाधनों के स्रोतों को खोज कर सकते हैं, उन्हें दोहन कर सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीबियम हो गई। इसमें और भी देख सकते हैं, अब यूरेनियम की खोज, यूरेनियम हो गया। इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त, किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में है। इससे हम ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में करते हैं। साथ ही इससे क्या होगा, दूसरा इसमें टॉपिक जो ऊर्जा प्रबंधन हम कर सकते हैं। ऊर्जा प्रबंधन के इसमें टॉपिक जुड़ जाएगा। और जो आपके मेंस के सिलेबस में ऊर्जा प्रबंधन का टॉपिक इसमें दिखा गया है। अनहोनी, इसमें हाँ एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अनहोनी इसका एग्जाम्पल है, और हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण। ये आप समझ गए होंगे। आइए अगला टॉपिक, इसमें अगला पॉइंट देखते हैं महत्व के बारे में। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें बस 5, 6, 7 पॉइंट आपको चाहिए कि जैसे 5 मार्कर पूछता तो वही 5, 6 पॉइंट आप डायरेक्ट लिख दीजिए। और अगर 200 वर्ड में आता है तो सभी के लिए ज़्यादा नहीं, 20-20 वर्ड में आप इसको ओपन कर दीजिए और उसके बाद आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो अगला हम लोग 5वां इसमें पॉइंट देखते हैं, ठीक है। 5वें पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और क्रमित विकास किस प्रकार से हुआ। ये भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीवाश्म का जो अध्ययन होता है भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है, जीवाश्म विज्ञान बोल सकते हैं उसको। तो फॉसिल साइंस में जो भूगर्भ शास्त्र के एक भाग है, तो उसका अध्ययन हम लोग कैसे कर सकते हैं कि पृथ्वी में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या जान सकते हैं, पृथ्वी पर मानव का क्रम विकास, ठीक है। इसमें कैसे जान सकते हैं कि देखिए, जब हम
जीवाश्म विज्ञान। तो जब हम जीवाश्म विज्ञान के द्वारा इन जीवाश्मों का कार्बन डेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जीवाश्म विज्ञान क्या करती है, किसी भी कार्बनिक पदार्थों की एज का अनुमान लगा सकते हैं। तो वो उसकी विधि क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग विधि बोलते हैं। इस विधि के द्वारा हम क्या कर पाएंगे कि मानव का विकास किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से हुआ है, इसका हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इस कार्बन डेटिंग के द्वारा ही आज ये पता चल गया है कि जो अभी ये 2019 का एक रिपोर्ट आई थी कि इला नामक महिला थी, इससे क्या हुआ, मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तो क्या 2019 में भी एक आया कि अफ्रीका में एक इला नाम की महिला थी और उसी इला नामक जो महिला थी उसी से ही क्या हुआ, मानव का विकास हुआ। वैसे ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये ऐसा मतलब साइंस ने प्रूफ नहीं कर पाया कि क्या यही सही है, पर ऐसा न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा चल रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो सिर्फ आपको यहाँ यही लिखना है कि पृथ्वी पर मानव का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें आप ये बता देंगे कि जीवाश्म विज्ञान भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है। तो जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो पृथ्वी पर कार्बन है उनका हम डेटिंग कर पाते हैं और इस कार्बन डेटिंग के द्वारा ही मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है और आज मानव किस स्थिति में है, इसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है इससे। तो इसका आप समझ गए होंगे कि ये कैसे किस प्रकार से हुआ और आज मानव का विकास। ये वैसे तो हम लोग जब पृथ्वी की भूगर्भ सारणी पढ़ेंगे, समय सारणी पढ़ेंगे, उस समय सारणी में अलग से हम लोग ये टॉपिक है और हिस्ट्री वाले सर भी आपको इसका पृथ्वी पर मानव का क्रमिक विकास बताएंगे। बस यहाँ अपने को इतना ही जानना आवश्यक है कि हम किस प्रकार से इसको लिख देंगे। ठीक है, आइए हम लोग अगला इसमें बिंदु देखते हैं। इसको एक मिटा देते हैं हम लोग और अगला पॉइंट ऊपर से लिखते हैं। वैसे एक ही पॉइंट है तो आप देख सकते हैं यहीं, वैसे ठीक है। सतत कृषि विकास समझ गए होंगे आप। सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज कृषि का विकास बना हुआ है। किस प्रकार से कृषि का विकास किया जाए जिससे सतत कृषि को बढ़ावा मिल सके। तो सतत कृषि कैसे बढ़ावा मिलेगा, इस पे हम लोग दो टॉपिक देखते हैं, दो भागों में इसको देखते हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं, वैसे इसको रज कर देते ज़्यादा सही था। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखिए पहला इसमें हम लोग जो बिंदु देखेंगे सतत कृषि से, पहला इसमें देखिए कृषि पारिस्थितिकी। कृषि पारिस्थितिकी जो होगी, कृषि पारिस्थितिकी का निर्धारण किससे होगा, जब हम भूगर्भ शास्त्र देंगे तो कृषि पारिस्थितिकी का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। दूसरा इसमें पॉइंट जो होगा वो मृदा की संरचना एवं संगठन। सतत कृषि को बढ़ावा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं, जब किसानों को हम क्या करें, मृदा की संरचना और संगठन के बारे में जानकारी प्रदान कर दें। साथ ही कृषि पारिस्थितिकी का निर्धारण कर देंगे, किस परिस्थिति में कौन सी फसल उगाई जाएगी। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहाँ हमें धान की कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जूट की कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन जिन क्षेत्रों में कम वर्षा हो रही है वहाँ गेहूं की कृषि, सरसों की कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरा, मृदा की संरचना और संगठन का अगर हमें जानकारी होगा तो ये पता चल जाएगा, अच्छा ब्लैक सॉइल है, ये काली मृदा है, तो काली मृदा में कपास की खेती की जानी चाहिए। ठीक है, और अगर जलोढ़ मृदा है तो और भी विविधतापूर्ण कृषि की जा सकती है। साथ ही इसी को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या आया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 में आपकी योजना आती है भारत सरकार के द्वारा।
इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, मृदा की संरचना संगठन का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही इससे आपको ये किसान को उप जानकारी, ये डाटा उपलब्ध हो रहा है कि आपकी मृदा में किन पोषक तत्वों की कमी है और किन पोषक तत्वों की अधिकता है। उस पोषक तत्वों, उन संगठन और संरचना के आधार पर कृषि को बढ़ावा दिया जाए, जिससे सतत कृषि को बढ़ावा मिल सके। समझ गए होंगे। इसका आप अगर नहीं करेंगे तो इससे क्या नुकसान होंगे ये आप समझ लीजिए। देखिए, छोटा सा ही मैप हम लोग बनाते हैं इंडिया का, आप समझ जाएंगे। इस वाले एरिया में हरित क्रांति हम लोग लाए। जब हरित क्रांति का विकास यहाँ किया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, तो यहाँ की जो परिस्थिति थी वो कैसी थी, शुष्क थी, हल्की। तो शुष्क कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन इस हरित क्रांति के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया, गेहूं और धान की कृषि को बढ़ावा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि वो सतत कृषि के रूप में विकास नहीं हुआ, क्योंकि पर्यावरणीय नियमों का हमने पालन नहीं किया, कृषि पारिस्थितिकी का हमने क्या किया, ध्यान नहीं रखा, जिससे मृदा प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई, मानव स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसलिए भारत सरकार ने इसको ध्यान में देते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सदाबहार हरित क्रांति जो आई, जो जिसे हम द्वितीय हरित क्रांति बोलते हैं, उसका हमने यहाँ इनॉग्रेशन किया, जिससे सभी फसलों और सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए कृषि को बढ़ावा दिया जाए। समझ गए होंगे क्या देखा, सतत कृषि का विकास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सतत कृषि विकास तब हम लोग कर पाएंगे जब हमें भूगर्भ की आंतरिक संरचना और उसके सतह के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जिससे कृषि पारिस्थितिकी का हम निर्धारण कर पाएंगे। दूसरा, मृदा संरचना और संगठन का जानकारी प्राप्त होगी। मृदा संगठन और संरचना जहाँ पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त होगी, वहीं कृषि पारिस्थितिकी से वहाँ के क्लाइमेट या जलवायु के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इसी को ध्यान में रखते भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना लाई और इससे कृषकों को लाभ प्राप्त हो रहा है। एक और इसमें देख लेते हैं, रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि, है ना, यहाँ तक तो दिख रहा है आपको। रोजगार के क्षेत्र में देख लेते हैं। रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में क्योंकि कृषि हो गया, जल प्रबंधन हो गया, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में, सतत कृषि के विकास में, ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में, इन सभी कार्यों को करने के लिए कहीं ना कहीं मानव जो क्षमता है उसका हम उपयोग करेंगे। मानव का जब उपयोग करेंगे तो उसके लिए रोजगार के क्षेत्र नए नए विकल्प होंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग के क्षेत्र जो होते हैं, जो अभियांत्रिकी है, उस अभियांत्रिकी में जो जाने वाले लोग हैं उनको यह आवश्यक होता है भूगर्भ शास्त्र की जानकारी हो। अगर जो भूगर्भ शास्त्र की हल्की भी जानकारी रखता है, आज उसके लिए रोजगार के नए नए क्षेत्रों का विकास हो रहा है। तो हम लोग देखिए इसको कंक्लूड करते हैं कि हम लोग इसको किस प्रकार से पढ़े। तो हम लोगों ने क्या देखा कि भूगर्भ शास्त्र क्या होता है, साथ ही इसका हम लोगों ने महत्व देखा। महत्व में सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में हमने देखा, दूसरा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देखा, तीसरा जल प्रबंधन के क्षेत्र में देखा, ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में देखा, पांचवा पॉइंट इसमें पृथ्वी के मानव का क्रमित विकास देखा, सतत कृषि विकास को संदर्भ में समझा, रोजगार के क्षेत्र में समझा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है भूगर्भ शास्त्र क्या है, इसके महत्व को दायी, तो आप डायरेक्ट इतने पॉइंट लिख करके और परिभाषा लिख करके 5 मार्कर का अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ, देखिए। पहला तो आपकी भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा पूछा जा सकता है, क्लियर है कि भूगर्भ शास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। क्या पूछे तब भी परिभाषा लिखना है, परिभाषा पूछते तब तो परिभाषा लिखना है, आप समझ गए होंगे। दूसरा इस पॉइंट देखिए, इसके महत्व बताइए। अब महत्व में वो आपसे 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, किसमें, 3 मार्कर में। 3 मार्कर में आपसे परिभाषा या तो 2 या 3 महत्व पूछ सकता है। अगला हम लोग देखते हैं 5 मार्कर में। 5 मार्कर में आपसे
कि भूगर्भ शास्त्र क्या है। क्या है इसकी इसके महत्व बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक 11 मार्कर हम लोग यहाँ देख लेते हैं, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया 5 मार्कर जो क्वेश्चन है डायरेक्ट 11 मार्कर में आ गया, जिसमें ये पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देना है। इसके महत्व को जब आप 6 पॉइंट जो हम लोगों ने देखा, उन 6 पॉइंट को आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपका ये क्वेश्चन पूरा 11 मार्कर में हो जाएगा। अलग एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अर्थ परिभाषा बताते हुए संदर्भ में मानव जीवन में उपादेयता को स्पष्ट करिए। तो इसको क्या पूछ सकता है, यहाँ तक अर्थ बताएं भूगर्भ शास्त्र का, और महत्व, या इस महत्व को क्या पूछ सकता है, उपादेयता किसमें, मानव जीवन में। अब इसमें परेशान नहीं होना है। जैसे आपसे पूछा कि भूगर्भ शास्त्र का अर्थ बताइए और इसको उपादेयता मानव जीवन में बताइए, तो क्वेश्चन वही हुआ कि महत्व बताइए या उपादेयता बताइए मानव जीवन में। तो कुल मिला के क्वेश्चन जो पूछने का एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, वो यही रहेगा। भूगर्भ शास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, या इसका महत्व बताइए, या इसकी उपादेयता बताइए। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आपको ये भी जानकारी आवश्यक है, होना चाहिए कि हमें कोई विद्वान नहीं बनना है, भूगर्भ शास्त्री नहीं बनना है, बल्कि अपना एग्ज़ाम निकालना है। और पीएससी का भी यही मतलब है कि सामान्य जानकारी, क्योंकि हमारी सामान्य अध्ययन का पेपर है, तो सामान्य सी अध्ययन की हमको जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। बाय बाय।